अरे खींच खींच, लगता है इस बार जाल में ढेर सारी मछलियां फंसी हैं, खींच। अरे बाप रे बाप, इस बार तो लगता है कुछ ज्यादा ही मछलियां फंस गई हैं रे। अरे श्यामू रामू, जरा मदद तो करना रे। जितेंद्र की आवाज सुनकर श्यामू और रामू जल्दी से आते हैं और उनकी जाल ऊपर खींचने में मदद करते हैं। अरे कितनी सारी मछलियां हैं इसके अंदर, वो भी इतनी बड़ी बड़ी। लगता है आज तो जमकर कमाई होने वाली है। अरे हमें देख लो, 4 घंटे हो गए मछली पकड़ते पकड़ते, लेकिन गिन चुनकर 10-12 ही मछली हाथ लगी है, वो भी इतनी छोटी छोटी। ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है कि मेरा तो सर ही घूम गया। मैं तो आज सीधा घर चला जाऊंगा भाई। ये मछली बेचने का काम अपनी बीवी को दे दूंगा। बहुत गर्मी हो रही है आज सच में। हाँ, गर्मी तो आज सच में काफी ज्यादा है, लेकिन रोजी रोटी के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। चल अमित, अब जल्दी से इकट्ठा करके शहर की तरफ चलते हैं, कहीं 2 बजे वाली ट्रेन ना निकल जाए। चल। दोनों भाई अब उन सभी मछलियों को टोकरी में रखते हैं, सीधा गांव के रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, जहां ट्रेन में बैठकर वो आधे घंटे में ही शहर पहुंच जाते हैं और अब बाजार में अपनी मछलियां बेचते हैं। मछली तो काफी बढ़िया लग रही है, भैया 2 दे दो मुझे। ये लीजिए बहन जी, आपके 250 रुपए हुए। एक बात तो है, गर्मी आते आते इनका दाम कम हो जाता है। अरे कोमल, तू नहीं लेगी क्या मछलियाँ? तू भी ले ले, तेरी सास को तो मछली कितनी पसंद है। पसंद तो है यार, लेकिन अब गर्मी आ चुकी है और गर्मी में मेरा मच्छी खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। मेरी सास के तो दाने निकल आते हैं। मेरे इनको भी गर्मी में मछली पसंद नहीं है। अभी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं आई है ना, इसलिए ले रही हूँ। मुश्किल से 1-2 हफ्ते और खाएंगे, फिर हम भी गर्मी में मछलियाँ खाना बंद कर देंगे। बढ़ती गर्मी की वजह से अब धीरे धीरे मछुआरों की बिक्री कम होने लगती है, जिसे देखकर दोनों भाई, हे तूने इन औरतों की बात सुनी? अगर ऐसा ही रहा तो गर्मियों में तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा रे। अरे भैया, ये तो हर साल का ही है, लेकिन इस साल तो शुरुआत में ही इतनी गर्मी पड़ रही है। खैर, देखते हैं अब आगे क्या करेंगे। दोनों भाई शाम तक मछलियां बेचकर ट्रेन पकड़कर वापस घर आ जाते हैं। अब थोड़ी देर में उनकी पत्नियां कीर्ति और पल्लवी सभी को खाना परोसती हैं। आज खाने में फिश करी होती है, जिसे देख पल्लवी का बेटा अरुण, क्या माँ, आप रोज रोज मच्छी बनाकर रख देती हो? कभी भुनी हुई मच्छी, कभी मच्छी की सब्जी, तो कभी उसके पकौड़े, कुछ और क्यों नहीं बनाती आप? और गर्मी भी शुरू हो गई है, गर्मी में तो वैसे ही ये सब खाने का जी नहीं करता। अरे बच्चों, मैंने भेजा था इन्हें सब्जी लेने के लिए, लेकिन सब्जियों के दाम सुने हैं? आलू 60 रुपए किलो। अरे इतनी महंगी सब्जियां होंगी तो कोई गरीब कैसे खाएगा? वैसे इस साल फरवरी में बारिश होने की वजह से कई सारी फसलें खराब हो गई हैं, इसलिए मंडियों में सब्जियों के भाव भरे हुए हैं। वो तो है पापा जी, लेकिन ऐसी हालत में मच्छी नहीं खाई जाती, पेट में भी गर्माहट होने लगी है। वैसे जहाँ हम लोग मच्छी बेचते हैं ना, वहाँ पास में ही एक मंडी है। अब से हम लोग वहीं से थोड़ी बहुत सब्जियाँ लेकर आ जाएंगे। गर्मी तो सच में काफी तेज हो गई है। सुबह तो समंदर किनारे मछली भी पकड़ी नहीं जा रही थी। बातें करते हुए अब सभी लोग जैसे तैसे करके उस मच्छी की सब्जी के साथ ही खाना खा लेते हैं। खाना खाकर सभी सोने जाते हैं। घड़ी में रात के तकरीबन 12 बज रहे थे कि तभी 6 महीने की गर्भवती कीर्ति गर्मी से बेचैन होने लगती है और सीधा बाहर आंगन में आकर खड़ी हो जाती है। आज तो ज्यादा गर्मी हो रही है, अंदर सोया भी नहीं जा रहा। कम से कम यहाँ थोड़ा सुकून तो है। कीर्ति बाहर आंगन में बैठी होती है कि तभी कीर्ति को ढूंढते हुए पल्लवी बाहर आ जाती है। कीर्ति, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात में? ऐसी हालत में माँ जी ने तुम्हें रात में बाहर निकलने से मना किया है ना, साया पीछे पड़ जाते हैं। भाभी, साया का तो नहीं पता, लेकिन ये गर्मी तो हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। दिन तो दिन, रात को भी सुकून नहीं है। देखिए ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे। मेरी भी गर्मी से ही आँख खुली है, देखो पूरी भीगी पड़ी हूँ। पल्लवी अब थोड़ी देर आंगन में बैठ जाती है और थोड़ी देर के बाद वापस जाकर उन्हें गर्मी में सोना पड़ता है। समंदर किनारे गांव बसा होने के बावजूद भी वहां काफी ज्यादा गर्मी पड़ती थी, जिससे सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि आस पड़ोस में रह रहे लोगों का भी गर्मी से काफी बुरा हाल था। एक दिन पेड़ के नीचे बैठी हुई औरतें कहती हैं, पता नहीं ये सूर्य देवता किस बात का बदला ले रहे हैं। कल रात को गर्मी से मेरी हालत खराब हो गई थी, ठीक से सो ही नहीं पाई। इस बार सच में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, घर का पंखा भी इस गर्मी से राहत नहीं दिला पा रहा। सभी औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी वहां से रामू और श्यामू बात करते हुए गुजरते हैं। अरे हाँ, मैंने भी सुना है जगह के बारे में। बचपन में मेरे बाबा बताया करते थे कि समंदर के नीचे एक जगह है जहाँ समुद्री जीवों का राज है। मैंने भी सुना है उसके बारे में। कहते हैं कि वहाँ पर कई सारे समुद्री जीव रहते हैं,
जैसे जल परी। कई लोग उस जगह को ढूंढने की तलाश में निकले तो सही, लेकिन कभी वापस नहीं आए। मैं तो भैया मछली पकड़ने के लिए भी ज्यादा दूर नहीं जाता। पास में जितनी मछली होती है उतनी पकड़ लेता हूँ। कहीं किसी जल परी या जल राक्षस के हाथ लग गए ना तो हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी घर वालों को। रामू और श्यामू की ये सारी बातें पेड़ के पास खड़ी वो औरतें सुन लेती हैं, जिसे सुन। अरे इस जगह के बारे में तो मैंने भी काफी सुना है माँ जी के मुँह से। क्या वहाँ सच में जल परियां रहती है? लेकिन वो तो अच्छी होती है ना? कौन जाने अच्छी होती है या बुरी, हमें तो भगवान बस इन चीजों से दूर ही रखे। समंदर के नीचे की जगह को लेकर उस बात को सुन कीर्ति बस उसी के बारे में सोचने लगती है। और जब कीर्ति सो रही होती है कि तभी उसे एक सपना आता है कि वो उस समंदर के नीचे सीढ़ियों से उतरकर जा रही है और सामने बहुत बड़ा महल है। यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक है और ये महल कितना ज्यादा सुंदर है। ये महल किसका है? कीर्ति उस महल को देख ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि अरुण सामने से एक बड़े से डॉल्फिन पर बैठकर आ रहा है। चाची आप भी आ गई? मैं आपका कब से वेट कर रहा था यहाँ पर। चलो ना हम इस डॉल्फिन की सवारी करते हैं। कि तभी कीर्ति के पास उसकी सास और जेठानी आती है। तूने आने में काफी देर लगा दी। देख हम सब यहाँ कितने ज्यादा खुश हैं। ये समुद्र के नीचे की दुनिया उस बाहर की दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। और महल देख रही हो? ये इतना बड़ा महल हमारा ही है। चलो मैं तुम्हें महल दिखाती हूँ। जब कीर्ति समुद्री दुनिया का ये सपना देखकर उठती है तो फौरन इसके बारे में वो सबसे पहले अपनी जेठानी को बताती है, जिसे सुन पल्लवी जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बाबा ऐसा थोड़ी ना होता है, ये सब कहानियों में है। असलियत में भला समुद्र के नीचे कोई दुनिया हो सकती है? तुम भी ना बहुत अजीब अजीब सपने देखती हो। क्या भाभी ऐसा कुछ सच में हुआ था? कितना बढ़िया रहेगा ना, फिर हमें गर्मी से छुटकारा भी मिल जाएगा। कीर्ति की बात सुन पल्लवी दोबारा हंसने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी आदमी मिलकर समंदर के किनारे मछलियां पकड़ रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक बहुत बड़ा जहाज आता है, जिसे देख सभी मछुआरे, ये इतना बड़ा जहाज किसका है और ये यहाँ क्यों आया है? सभी मछुआरे इतने बड़े जहाज को देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में ही बातें करने लगते हैं कि तभी उसे जहाज से कुछ ऑफिसर्स बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो सीधा उन मछुआरों के पास आते हैं। क्या आप सभी इसी गांव से हैं? हाँ, हम सभी इसी गांव से हैं और इसी समंदर से मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन आप लोग कौन हैं? हम गवर्नमेंट द्वारा भेजे गए ऑफिसर्स हैं और अब आप लोग यहाँ पर मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे। सीधा गवर्नमेंट द्वारा यहाँ से मछलियाँ पकड़ी जाएंगी और उन्हें सप्लाई किया जाएगा। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अरे ये कैसा ऑर्डर हुआ? और हमें तो इस बारे में पहले कुछ बताया भी नहीं गया था। देखिए साहब, इन मछलियों को बेचकर ही हम सबका गुजारा चलता है। अगर हम मछलियाँ पकड़कर नहीं बेचेंगे तो फिर हम तो भूखे मर जाएंगे। भैया अगर ऐसा ही है तो हम जाकर सरकार से खुद बात करेंगे। देखिए वो आपकी मर्जी है, हमें आपको जितना समझाना था हमने समझा दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके जैसे हजारों केसेस पहले से ही पेंडिंग है। जब तक आप लोगों का नंबर आएगा ना तब तक तो आपके बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। और अब वो गवर्नमेंट ऑफिसर समुद्र के पास मछलियां पकड़ने पर प्रतिबंध का बोर्ड लगा देते हैं, जिससे अब गांव के सभी परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं। सभी लोग गांव के अंदर इकट्ठा हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? कह तो वो लोग सही रहे हैं कि सरकार के पास जाने का कोई फायदा नहीं है तो ये उनका ही काम। आखिर कब तक लड़ेंगे? जो थोड़े बहुत पैसे हैं ना, केस लड़ने में ही खत्म हो जाएंगे। तो अपने घर वालों को क्या खिलाएंगे हम? पास वाले गांव में हमारी छोटी सी जमीन है, मैं तो सोच रहा हूँ कि वहीं जाकर खेती कर लूं। अरे लेकिन हम लोगों का क्या? हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो मछली पकड़ने से ही गुजारा चलता है ना। रोजी रोटी छिन जाने पर अब कई सारे गांव वाले आसपास के गांव और शहरों में चले जाते हैं। तो वहीं गांव में मौजूद कुछ परिवारों में से जितेंद्र का परिवार अभी भी इसी गांव में रह रहा होता है। मुश्किल से हफ्ते भर का ही राशन बचा है, अब क्या करेंगे हम? इन लोगों के पास भी पैसे नहीं बचे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाभी। हफ्ते भर तक तो ये परिवार जैसे तैसे करके गुजारा कर लेता है, लेकिन अब घर में राशन खत्म हो जाने की वजह से सभी की भूख के मारे हालत खराब होने लगती है। अरे मैं पड़ोस वाली कमला के पास गई थी कुछ पैसे लेने के लिए, लेकिन उस बेचारी के भी हाथ तंग है। उसके घर में तो पूरे 2 दिन से खाना नहीं बना है। जिन लोगों की वजह से हमारे परिवार की ये हालत हुई है ना, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या करेगा तू? अरे सरकार के लोग हैं वो, कोई गुंडे मवाली नहीं जिनसे जाकर हम लोग लड़ेंगे। सरकार के लोग हों या गुंडे मवाली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने परिवार की ऐसी हालत नहीं देख सकता।
अरे सोचा था कि इस महीने में जो भी कमाई होगी उसे जोड़कर एक कूलर लेकर आऊंगा सबके लिए, ताकि गर्मी से थोड़ा छुटकारा मिल सके। लेकिन इन लोगों की वजह से रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हम। जितेंद्र और अमित अब गुस्से से घर से निकल जाते हैं। शाम का वक्त होता है। वो लोग समंदर किनारे मौजूद एक बड़े से पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और छुपकर उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लगाए हुए कैंप को देखते हैं, जहां कुछ लोग हाथों में गन लेकर घूम रहे होते हैं। अरे भैया, इनके पास तो बंदूकें हैं। कहीं इन्होंने हमें देख लिया ना तो ये हमें तो मार ही देंगे। अरे धीरे बोल। और वो देख, वो आदमी तो इसी तरफ आ रहा है। अरे कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया। पेड़ के पीछे छुपने के चक्कर में एकदम से अमित का पैर फिसलता है और वो सीधा उस बड़े से पेड़ के खुले एक हिस्से के अंदर जा गिरता है, जिससे बचने के चक्कर में जितेंद्र जब आगे बढ़ता है तो वो भी अब पेड़ के अंदर गिर